वॉइस क्लियर है? जी बेटा, आवाज आ रही है? ओके ओके, अब आ रही है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब क्लियर है बेटा आवाज? ओके, हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। हम लोगों ने देखना है कि मैनेजमेंट के अंदर जो है वो किस किस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं और हमने इन लोगों को किस तरह से टैकल करना होता है। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल बी एबल टू डिफाइन स्ट्रेस एंड होमियोस्टेसिस। हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और होमियोस्टेसिस की। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स दैट कॉजेज स्ट्रेस। और हम इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और वो सारे के सारे फैक्टर्स देखेंगे जो कि स्ट्रेस के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ द स्ट्रेस। इसके अलावा हम स्ट्रेस के आउटकम्स को डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई बोथ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जितने भी आपके पास पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेस डेफिनेशन, जो कि स्टीर्स ने 1991 के अंदर डिक्लेयर की थी। इसने कहा था द नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन दैट पीपल हैव टू थ्रेटनिंग डिमांड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब रिएक्शन होता है ये किसी भी स्टिमुलस का जो कि नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। और पीपल हैव टू थ्रेटनिंग डिमांड्स, और पीपल जो है वो डिमांड थ्रेटनिंग करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट। सच डिमांड आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। और इस तरह की जो डिमांड्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो स्ट्रेसर्स कहलाती हैं। मतलब इन्वायरमेंट से जो नॉन स्पेसिफिक किस्म का रिएक्शन लोग वसूल करते हैं, ठीक है, दैट शुड बी नॉन स्पेसिफिक। वो नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? वो आपका स्ट्रेसर्स कहलाता है। वो कोई भी आपकी वर्क प्लेस पे कोई आपको टेंशन हो सकती है, कोई जॉब की जगह पे, ठीक है, कोई जहाँ पढ़ रहे हो उस जगह पे हो सकती है, घर के अंदर कोई सीन बन सकता है, ठीक है, जिससे आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाती है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स स्टीर्स ने जो कि कहा था 1991 के अंदर कि कोई भी नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन हो सकता है। मतलब आप सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जा सकते हो, नर्वस बैकग्राउंड हो सकता है, आप उसको माइल्ड एंजाइटी के तौर पर भी रिएक्ट कर सकते हो। तो दीज आर ऑल अबाउट दैट नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन दैट यू शुड बी appear from your side. So to अगर स्ट्रेस आ भी जाती है तो स्ट्रेस आने के बाद आप अपनी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है या फिजियोलॉजिकल जो आपका फंक्शन है, अगर तो नॉर्मल काम का नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट वुड गो टू होमियोस्टेसिस। ठीक है, यू आर इन अ फेज ऑफ होमियोस्टेसिस, द बैलेंस और द इक्विलिब्रियम अमंग द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब अगर तो आपको बैलेंस मिल जाता है। किस किस्म का बैलेंस या इक्विलिब्रियम? जो कि फिजियोलॉजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है और सोशियो कल्चरल भी होता है।
ठीक है, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नीड्स भी बॉडी की उसके अंदर फुलफिल हो रही होती हैं, तो वो होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाता है। स्ट्रेस बेसिकली इज एन इंसल्ट ऑन द होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस आ जाती है, जो फॉल्टनेस आ जाती है, जो इंसल्ट आ जाती है, जो एजॉल्ट आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेस में जब डिसइक्विलिब्रियम आता है, तो वो आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। अब आउटकम्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? यू स्ट्रेस, जैसे अ टाइप ऑफ द स्ट्रेस दैट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव आउटकम। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली, मेहनत की, ठीक है, रिजल्ट अच्छा है आप लोगों का, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस, डिस डिस्ट्रेस क्या होती है कि व्हेन स्ट्रेसर्स इवोक एन इन्फेक्टिव इनइफेक्टिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब जब किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेसर जो आके आपको आउटसाइड मिल रहा है, ठीक है, अगर तो वो इनइफेक्टिव है, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको, तो वो डिस्ट्रेस में बंदा चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्ट्रेस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस। कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं स्ट्रेस की? मेजर फैक्टर, जैसे कि हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया था, कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरपर्सनल हो सकते हैं और इंडिविजुअल हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वही होते हैं कि जिस भी आप इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रही हैं, अगर तो एज अ लेबर, एज अ ऑफिसर, ठीक है, या फिर अपने आप स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही हैं, घर में आप एज अ वाइफ काम कर रही हैं या एज अ बेटी काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एक यूनिट है, वो पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उधर से किसी किस्म का कोई आपको आपकी साइकोलॉजी के या आपकी माइंड के अगेंस्ट कोई बात होती है, तो आप जो उसको एज ए उस स्ट्रेसर को जो आप पिक करते हो और स्ट्रेस लेते हो, वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होगा। इंटरपर्सनल होगा कि आपके दो लोगों के दरमियान में, जैसे दो कोलीग्स के दरमियान में, दो फ्रेंड्स के दरमियान में किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, तो वो आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा। इंडिविजुअल फैक्टर्स ये होते हैं कि आपकी अपनी ज़ात को लेके, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मैंने लीडरशिप और मैनेजमेंट का जो है वो तैयारी 1 मंथ के अंदर करनी है, मैंने ये पूरा 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप और मैनेजमेंट को देना है, मैंने सिर्फ इसी को पढ़ना है, ठीक है, तो अगर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, तो दैट वुड बी फॉल इन इंडिविजुअल स्ट्रेस, वो आपके इंडिविजुअल स्ट्रेस के अंदर चला जाता है। आगे बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की, तो वही बात आ जाती है, जॉब रिलेटेड हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एम्प्लॉय को जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके हम उसको टास्क असाइन कर देते हैं, तो वो टास्क ओवरलोड में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कन्फ्लिक्टिंग टास्क। अब कुछ ऐसा टास्क होते हैं कि जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन या आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन आपको वो भी असाइन कर दिए जाते हैं, तो वो आपके कलीग के साथ जो है वो आपकी कन्फ्लिक्टिंग टास्क में आप चले जाते हो। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको ऑफर करती है, ये उसके थ्रू आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ये इनसफिशेंटली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट के मतलब आपके पास पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको जो भी जॉब जो है वो दी गई है उससे रिलेटेड आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो आपको क्लियर भी नहीं है वो असाइनमेंट। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स आ जाती हैं, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स वैल्यूज़ को देखते हुए जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप 12 घंटे या 14 घंटे काम करते हो, तो उससे रिलेटेड आपको उस तरह से बोनसेस नहीं बॉस ऑफर कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं ऑफर कर रही, तो वो भी एक आपका जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है। या फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी क्लिनिकल साइट पे जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको उसके बोनस या उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है। उसके बाद अंडर स्टाफिंग आ जाती है, कि मतलब आपके पास स्टाफ कम है, और स्टाफ कम होने की वजह से जो है वो आप चीज़ों को अरेंज नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर एक पूरा बर्डन है। इसके अलावा जॉब इनसिक्योरिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डाउन साइजिंग स्टार्ट कर देती है, कि जी जैसे कोविड की वजह से इन्होंने कहा कि जी हम लोग जो है वो कुछ स्टाफ अपना जो है वो कम बुला रहे हैं, बहुत सी निचला अमला जो है लेक्चरर्स हैं, उनको इन्होंने कहा कि जी आप जो है वो कुछ देर के लिए, जब तक कोविड पीक पे है, आप थोड़ा सा उसको स्टे कर लें घर पे, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस की वजह से जा रही है, तो जो भी इनसिक्योरिटी आ गई डाउन साइजिंग की वजह से। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा क्रिटिकली इल पेशेंट असाइन कर दिया जाता है कि जी आपने इस पेशेंट को होली सोली केयर देनी है, तो वो भी एक आपका
ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, मतलब उसको बाथिंग भी देनी है, उसकी माउथ केयर भी देनी है, उसका बेड पैन भी करना है, उसको मेडिकेशन भी करनी है, उसको आपने जो है वो ट्रीटमेंट मेडिकेशन भी उसकी टाइम पे करनी है, खाना भी टाइम पे खिलाना है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आपको आपकी वर्क प्लेस के ऊपर इस किस्म की असाइनमेंट दे दी गई कि जो कि वाकई क्रिटिकली इल पेशेंट को संभालना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। उसके बाद हाई वर्कलोड विद लेस स्टाफ, ठीक है, और मतलब वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और स्टाफ आपके पास बहुत कम है, मतलब एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, एक ही बंदा वार्ड में मौजूद 20 पेशेंट्स को केयर टेक कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट कंटेनमेंट आ जाती है। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि आप उस तरह से भी फेमिलियराइज नहीं हो उन चीज़ों से, और आपको इन चीज़ों में डाल दिया गया है। नेक्स्ट, इंक्रीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेशेंट एंड देयर फैमिली, और फिर आपकी अपनी पेशेंट्स और अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है रिगार्डिंग योर क्लाइंट और पेशेंट, और कंपटीशन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, या इवन आपकी अपनी क्लास फेलोज के साथ, आपके अपने फेलोज के साथ जो है वो आपका अपना कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है, आप उसके साथ क्या आ जाते हो, उस लिटिगेशन में आ जाते हो। आगे फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो फिजिकल इन्वायरमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर होता है, जिसमें आप देख सकते हो हर वक्त बीप अलार्म जो है वो बजता चलता जाता है और बड़ा नॉइसी सा इन्वायरमेंट होता है, और वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी ड्यूटी इस किस्म के सेटअप के अंदर लग गई है और आपको एक क्रिटिकली इल पेशेंट को साइन भी कर दिया गया, तो दैट इज़ वेरी हैक्टिक और दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, दैट यू शुड फेस, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ योर ड्यूटी। इसके अलावा टाइट क्वार्टर्स, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड वर्क है, एनवायरनमेंट है, एंड लैक ऑफ इक्विपमेंट ऑल्सो का स्ट्रेस, ठीक है, और लैक ऑफ इस किस्म का इक्विपमेंट जो है वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। उसके बाद मैनेजर बिहेवियर में अथॉरिटेरियन और परन्यूटिव सुपरवाइजरी बिहेवियर, ठीक है। मतलब अब मैनेजर का बिहेवियर आपको पता है, टीएल है, टीम लीडर है, मैनेजर है, उसका क्या है, ऑलवेज अथॉरिटेरियन होता है, ठीक है। ही और शी शुड बी हैव अथॉरिटी टू डू दिस, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव बिहेवियर के लिए जो है वो मैनेज करना थोड़ा सा चीज़ों को मुश्किल हो जाता है, जब कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो लोगों में। उसके बाद इंटरपर्सनल फैक्टर्स में रिलेशनशिप आ जाता है। रिलेशनशिप अब देखें वो आपका अपने कुलीग के साथ भी हो सकता है, अपनी पब्लिक प्लेस पे आपका स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है, आपका पेशेंट्स के साथ भी हो सकता है, आपका अपने रिश्तेदारों के साथ भी हो सकता है। मतलब interpersonal factors are also matter. Interpersonal relationship within the nursing profession and between nursing and the other profession. अब जैसे अगर एक फिजियो करने वाला आ रहा है पेशेंट की, तो आपका उसके साथ भी हो सकता है, एक लेबोरेटरी वाला आ रहा है आपका उसके साथ भी हो सकता है। सो शॉर्टर लेंथ ऑफ स्टे फॉर द पेशेंट, सुपरविजन ऑफ असिस्टिव पर्सनल, जॉब रीडिजाइन एंड द केस मैनेजमेंट। जब आप एक पेशेंट को एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रहे होते हो तो उसमें नर्सिंग केयर के साथ साथ आपकी प्रैक्टिशनर केयर आ जाती है, जो भी वो मेडिसिन देता है, फिजिशियन केयर है। उसके साथ देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व है। इफ यू आर वर्किंग इन आईसीयू पेशेंट एंड यू आर वर्किंग आल्सो ऑन इल क्रिटिकली इल पेशेंट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर वर्किंग इन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव टीम, ठीक है। अब उस कोलैबोरेटिव टीम का एक पार्ट होती हो, अब डीपीटी वाला भी आ रहा है, एमएलटी वाला भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कार्डिक परफ्यूनिस्ट भी आ रहा है, अगर सीसीयू में हो आप लोग भी आ गए हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों की आपस में ही आप एक लेजॉन नहीं क्रिएट करोगे और एक फॉरम पे इकट्ठे पेशेंट को केयर प्रोवाइड नहीं करोगे, वो कहेगा जी नहीं मैंने तो सुबह 8 बजे आके काम कर देना अपना, लेकिन नर्स कहेगी भाई सुबह तो उसका मुंह ही नहीं साफ होता, ठीक है, उसको हमने बड बात ही नहीं दिया होता, तो तुम आगे क्या एबीजीज के लिए सैंपल लोगे या क्या करोगे। सो यू शुड बी कोऑपरेटिव विद अदर टीम मेंबर, ठीक है। तो दिस इज इंटरपर्सनल, ठीक है, दूसरे प्रोफेशन के साथ भी इवन। तो फिर हम अपनी जेडीज को दोबारा से रीडिजाइन करवाते हैं, अपना वो जो केस हम जिस केस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं उसकी मैनेजमेंट हम दोबारा से रीडिजाइन करवाते हैं, रीलिस्ट करवाते हैं चीज़ों को, ठीक है। टाइम को हम अकॉर्डिंगली विद अदर मेंबर्स हम उसको डिस्कस करते हैं, और एक ही फॉरम के ऊपर बैठ के हम उन चीज़ों को एक ही लाइन में करके लाइन अन करके जो है वो उसको हम आगे लेके चलते हैं। इंट्रापर्सनल फैक्टर्स में इंटरडिसिप्लिनरी डिफिकल्टीज वही मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पे भी उसने यही एग्जांपल दिया है कि अब एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, वो कहता है जी मैंने 9 बजे आके चेस्ट एक्सरे कर लेना, और एआरएन नर्स का काम है कि वो पेशेंट को ड्यू डेट के ऊपर या ड्यू टाइम के ऊपर जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दे। अब भाई 8 बजे एक शिफ्ट शुरू हो रही है, तुम कैसे कह रहे हो कि मैं 9 बजे जो है वो रेडियोलॉजी के लिए जो है वो पेशेंट को रेडी रखें। 8 बजे नर्स ने आना है, उसने अपना ओवर लेना है, उसने सारी सारी चीज़ों को संभालना है, नर्सिंग स्टेशन पे रिपोर्ट करना है, ठीक है, अपना थोड़ा सा जो भी सेटअप है उसको करना है, सेटिंग करनी है, और फिर उसने जो है वो उस सेटअप के अंदर मूव करना है। तो
इस चीज़ों पे बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट रेज़ हो जाता है टाइम मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है? तो इंटरपर्सनल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट के अंदर वैसे तो पूरा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली तो इसमें वो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, जो कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें टाइम का जो है वो एक बड़ा रोल है। सो इंटरेक्शन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्सेज, अब फिजिशियन और नर्सेज के दरमियान में इंटरेक्शन उसको देखते हैं। नर्सेज एक्सपीरियंस इरेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ए फिजिशियन, ठीक है, और नर्सेज जो है वो इरेट रिस्पॉन्स देखती हैं फिजिशियन से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उनके ऊपर भी वर्कलोड का बर्डन होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप लोगों ने भी जा के देखा। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन दिस कन्फ्लिक्ट, और यू कैन से a lot of things which can cause stress. Stressors कोई एक फैक्टर नहीं होता, देयर आर मल्टीपल स्ट्रेसर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो नीड टू फुलफिल मल्टीपल रोल्स। अब नंबर वन, कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली एंड प्रोफेशनल रोल, ये तो अब आपको भी पता है। अब हम कहते हैं जी, हम फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर मैरिड, तो हम कहते हैं कि जी हम टाइम से जो है वो अपना ड्यूटी ऑफ हुई, हम जाके फैमिली को भी टाइम दें, ठीक है, हम अपने घर के लिए भी कुछ करें, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करें। सो दिस इज यू कैन से डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। आपने इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है जो कि आपकी अपनी पब्लिक प्लेस के ऊपर है और जो आपकी अपनी फैमिली के दरमियान में है। शिफ्ट एंड वीकेंड वर्क भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में एडजस्टेबल हैं, तो आपको इवनिंग में अगर कर दिया जाता है या आपसे वीकेंड पे भी काम करवाया जाता है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट नर्सेज, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट नर्सेज एक्सपीरियंस फैमिली प्रॉब्लम्स, उनको फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इवनिंग में कुछ होता है, नाइट में कुछ होता है। वही बात आ गई कि बच्चे हैं, तो बच्चों को अगर मॉर्निंग में आ रही थी, फॉर एग्जांपल कोई एक नर्स है जो कि मॉर्निंग में एडजस्ट करके आ रही है घर को, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसका इवनिंग में कर देते हैं, तो उसको स्ट्रेसर्स उसके फैमिली से भी मिल रहा है और उसकी वर्क प्लेस से भी मिल रहा है, क्योंकि एकदम ऑल ऑफ सडन इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है आपके टाइम चेंज होने की वजह से। नर्सेज रोटेट शिफ्ट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन द फिजियोलॉजिकल हेल्थ, और फिर इसके साथ साथ नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, और नींद पूरी ना होने की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, ठीक है। एक फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। उसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इंडिविजुअल फैक्टर्स में पर्सनल फैक्टर, जैसे कि शादी है, ठीक है, मतलब न्यूली किसी की शादी हुई और शादी होने के बाद जो है वो चीज़ों में सिस्टम का उस तरह से वो पार्ट नहीं बन पा रहा, तो दैट इज़ नॉट अ इजी टास्क। आपको थोड़ा सा मतलब बिल्कुल इंटायरली आप चेंज हो जाते हो, तो आपको उस पार्ट का, उस सिस्टम का हिस्सा बनने में भी, उसमें एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। सो मैरिज इज ऑल्सो पर्सनल फैक्टर, वन ऑफ द स्ट्रेसर यू कैन से, विच यू हैव टू बी फेस्ड बाय other family or even on your workplace, and you have to manage the things according to situation. Then pregnancy, ठीक है, this is also a physiological change, is a physiological stressor you can say, at sort of, ठीक है, positive stressor है, use stress है, but adjust करना, उसके साथ उसका हिस्सा बनना, it's like a you can say a difficult thing, ठीक है, not a easy job. तो वो भी आपको थोड़ा सा जो है वो कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट लगता है। परचेजिंग ए न्यू होम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब आप उसके लिए सारी उसकी रजिस्ट्री, इंतकाल और पता नहीं क्या-क्या जो कुछ भी उसका हिस्सा होता है, आप उसको वेरीफ़ाई करते हो, और वेरीफ़ाई करने के बाद आप उसको आगे करके चलते हो। अब इंडिविजुअल फैक्टर्स में डेफिशिएंसी फोकसिंग है। अब हमने ये देखना है कि हम कमी कहाँ पे आ रही है एक्चुअली, जो कि हमने फेस करनी है। तो इंक्रीज सेंस ऑफ थ्रेट एंड डिमिनिश सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी कि होपफुलनेस, ठीक है। आपने होपफुलनेस को खत्म करना है, इमोबिलाइजिंग करना है एंड लिमिटिंग करना है देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को, सही है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट विल लीड टू हेजिटेशन इन सर्चिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन, और आपने क्या करना है, आपने उस हेजिटेशन को ख़त्म करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को पिक करना है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ताकि आप उस प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सको। नेसेसिटेटिंग में यही चीज़ें आ जाती हैं। बिलीव दैट इट इज़ इम्पेरेटिव और नेसेसरी दैट ए पर्टिकुलर टास्क बी डन बाय ए स्पेसिफिक पर्सन। अब पर्टिकुलर टास्क जो भी आप एक स्पेसिफिक पर्सन से करवाते हो, आपने उस पर्सन को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, ताकि वो आपकी रिप्लेसमेंट में काम कर सके, वो आपकी इस लैक होने को दूर कर सके। लो स्किल रिकग्निशन है, इज ए टेंडेंसी नॉट टू रिकग्नाइज द रोल वंस ओन एबिलिटी हैज प्लेड इन प्रोड्यूसिंग वन सक्सेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नर्स रोल चेंज इनटू द प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर रोल। अब अगर स्टूडेंट का रोल जो है वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाए प्रैक्टिशनर के रोल के अंदर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या स्टाफ नर्स रोल चेंज इनटू नर्स मैनेजर रोल, ठीक है, या स्टाफ नर्स का रोल जो है वो मैनेजर के रोल में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
लो सेल्फ स्टीम। अब इंडिविजुअल फैक्टर में यही होता है कि समटाइम आप लोगों की सेल्फ स्टीम बहुत लो चली जाती है। क्यों? वाई? प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी इन कोपिंग विद द रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्विटी। क्योंकि आप रोल कन्फ्लिक्ट और रोल एम्बिग्विटी का शिकार होते हो। रोल एम्बिग्विटी में क्या होता है, अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी फॉर वंस परफॉर्मेंस। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो अनक्लियर होती है। ठीक है, उसमें पर्सनालिटी ट्रेट आ जाते हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस वंस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसेस। ठीक है, अब जब इस किस्म की पॉजिटिव और नेगेटिव आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाते हैं रिस्पॉन्स के, स्ट्रेस के, पर्सनालिटी को लेके, तो ये पर्सनालिटी ट्रेट है। इंडिविजुअल हु बिलीव दैट देयर लाइफ इज कंट्रोल्ड लार्जली बाय इवेंट्स एक्सटर्नल टू देमसेल्फ ऑफन परसीव लेस स्ट्रेस। ठीक है, और आप मतलब वो इंडिविजुअल जो जिनका ये यकीन होता है कि इवेंट्स जो है वो एक्सटर्नली और हम इसको एक्सटर्नली मतलब हम पे आ रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व है, और एंड यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स विद देयर ओन, तो वो थोड़ा सा उसको हैवी लेते हैं। बट दैट इज नॉट हैवी, यू हैव टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। रोल कन्फ्लिक्ट में ये है कि समटाइम आपका जो रोल होता है आप वो ड्यूटी असाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो सो इंडिविजुअल हैज टू कंपीटिंग रोल्स, दो कंपीटिंग है। फॉर एग्जांपल, नर्स मैनेजर assumes a patient care assignment and need to attend the leadership meeting। ठीक है, कि नर्स मैनेजर जो है वो पेशेंट को केयर असाइन करती है एंड नीड टू अटेंड ए लीडरशिप मीटिंग, और लीडरशिप मीटिंग को की तरफ उसको लेके जाती है। अब क्या क्या इसकी नुकसानात हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल में देखें तो पल्स रेट बढ़ जाता है, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, डिजीनेस है, हेडेक है, डायलेटेड प्यूपिल है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, पोलीयूरिया है, टेंशन है। साइकोलॉजिकल के अंदर देखें तो इरिटेबिलिटी है, इंक्रीज सेंसिटिविटी है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, फीलिंग ऑन एज है। ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव की देखें तो इम्पेयर्ड आपके पास आ जाती है मेमोरी। ठीक है, कन्फ्यूजन है, इम्पेयर्ड जजमेंट है, डिलेड रिस्पॉन्स टाइम है, बिहेवियरल में पेसिंग है, स्वीटी पाम, रैपिड स्पीच, इंसोम्निया आ जाता है आपके पास, विड्रॉल, एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिफ्लेक्सेस, स्पिरिचुअल में एलिनेशन, सोशल आइसोलेशन और एम्प्टीनेस आ जाती है। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द स्ट्रेसेस इन द एनवायरनमेंट, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। हमने उन फैक्टर्स को हाईलाइट करना है, उन फैक्टर्स को पिक करना है। फिर हमने उसकी वल्नरेबिलिटी को देखना है कि कौन कौन से लोग वल्नरेबल हैं उस स्पेसिफिक फैक्टर के लिए। जैसे बूढ़े हैं तो बूढ़ों के साथ ज़्यादा हमने जज्बाती बात नहीं करनी कि हम उनसे स्ट्रेस, उनको इस बात का स्ट्रेस आए। ठीक है, बच्चे हैं उनको हमने इस किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, मतलब अकॉर्डिंग टू हायरार्की लेवल, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टेज हमने वल्नरेबिलिटी को भी डिस्कस करना है। विच सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आर मोस्ट चैलेंजिंग फॉर अस, ये भी देखना है। असेस हाउ स्ट्रेस इज इम्पैक्टिंग आवर लाइफ। फिर ये भी देखना है कि कैसे स्ट्रेस जो है वो इम्पैक्ट कर रही है हमारी लाइफ के ऊपर। फिर फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्म, हाउ वी कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप कैसे कर सकते हैं, हेल्दी एंड अनहेल्दी कोपिंग मेथड्स उनको देखते हैं। एवेल्युएट दी हेल्दी प्रैक्टिस इन डेली स्केड्यूल, हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, हेल्दी डाइट है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस सेल्फ नॉलेज बिगेन टू मॉडिफाई आवर बिहेवियर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल मेथड में सबसे पहले कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एंड सोशल सपोर्ट आल्सो रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। ठीक है, वो स्ट्रेस को कम कर देता है। ओपन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन रिड्यूस सस्पिशन, डाउट एंड र्यूमर। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन में क्योंकि यहाँ ओपन बात हो रही होती है तो बहुत से डाउट्स हमारे पास कम हो जाते हैं। ठीक है, टीम बिल्डिंग इनकरेजेस स्टाफ टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ सपोर्ट विद ईच अदर, और जब हम टीम बना देते हैं तो एक दूसरे उस चीज़ को उस चीज़ का टेक पार्ट करते हैं और उसको उसका हिस्सा बनने में मदद देते हैं। अब सबसे पहले हमने इसमें पॉलिसीज़ की बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी है कि जो कि फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, हर बंदे के लिए, हर उस बंदे के लिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। सो एम्प्लॉयज फ्रेंडली पॉलिसीज रिड्यूस द स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग एडिक्यूट अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रेक एंड मील। अब मैं ये कहूँ कि नहीं सारा टाइम थर्ड ईयर या फॉर फाइनल ईयर आप बस पढ़ते ही रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, तो यू वुड सफर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेसेस कि क्या मुसीबत है, हमें चाय पीने का टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं है। सो प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप थोड़ा सा लेयर टाइम करें, इवन यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन और यू आर स्टडिंग इन कॉलेज, you have to conduct a sort of extracurricular activities which can make you fresh। ठीक है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज, इस किस्म की जो है वो
आपने चीज़ों को इख्तियार करना है कि आप उससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू हैव फेस्ड इन योर ओन लाइफ अब तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस जो स्ट्रेसेस है वो कितनी तरह के हैं जो कि आप लोगों ने फेस किया, इंडिविजुअली मुझे बताएं, और उसी की बेस पे अटेंडेंस होगी, हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट रिलेटेड स्ट्रेस यहीं तक है आपका आज का लेक्चर। अब मुझे आपने हर वो बंदा जो कि मुझे बताता जाएगा मैं उसकी अटेंडेंस लगाती जाऊंगी। आपने मुझे ये बताना है कि इंडिविजुअल बेस के ऊपर आपको किस किस्म का स्ट्रेस एट योर वर्क प्लेस और इवन एट योर कॉलेज किस किस्म का स्ट्रेस आपको देखना पड़ा। चलें जी, वर्दा, रौलिका, सिद्रा, मिशाइल, शाइस्ता, ठीक है, इरम है, और क्या कहते हैं, रौलिका है, बार बार बस यही है, मिशाल है, लाइबा एक दफ़ा आई है, सायरा अहमद है, बस यही कोई 15-16 लोग हैं इस वक्त क्लास में। तो बस ठीक है, बस इन 15-16 की लग जाएगी। मुझे अपना अपना बताएं कि हाउ यू पीपल मैनेज स्ट्रेस। हरी अप। हाँ जी, मुबशरा तो अब आई है, फातिमा भी अब आई हैं, और सलमान भी अब आया है। जी सलमान, यू आर नॉट प्रेजेंट बिफोर, सो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। आप तो अभी क्लास में आए हैं ना, जब अब लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, तो अब आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। ओवरलोडेड स्टडी स्ट्रेस, मुबशरा को अब देखा है, फातिमा को भी अब, बट यू आर नॉट प्रेजेंट बिफोर, सो आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस। अच्छा, लाइबा है, ठीक है, लाइबा ने बताया है एट होम स्ट्रेसेस, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट सो मच प्रोडक्टिव एंड टाइम इज शॉर्ट फॉर एग्जाम्स। That's a very but it eustress you can say, or is it a distress? Yes, Laiba. Okay, Mubashira कहती हैं, Mubashira, no Mubashira, you are not present, you are coming just now. क्लिनिकल में जो भी स्टडी मैनेज नहीं होती। ओके, व्हाट अदर स्ट्रेस यू, मतलब रिगार्डिंग मैनेजमेंट का आप सब्जेक्ट पढ़े, तो मैनेजमेंट रिलेटेड कोई आपने मुझे अपनी लाइफ का स्ट्रेस बताना है। हरी अप क्लास।